2024 के लोकसभा चुनाव अब की बार 400 पार। क्या वाकई में बीजेपी गवर्नमेंट का यह लक्ष्य कंप्लीट हो पाएगा? जैसा कि आए दिन हम देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने फैसलों से किस तरह भारत के हर एक नागरिक को हैरान करती जा रही है, चाहे वह नोटबंदी का फैसला हो या फिर धारा 370 का हटना। इन दिनों बीजेपी सरकार का कड़ा विरोध किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि देश के किसानों द्वारा चलाया जा रहा किसान आंदोलन हो या लद्दाख वासियों की मांग या फिर कई महीनों तक चलने वाले मणिपुर में हिंसा की बात हो, जिस पर मोदी सरकार आंखें मूंद कर देखती जा रही है। मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई आसमान छू रही है और पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। ऐसे में धार्मिक मुद्दों को अपना हथियार बनाकर वोट बंटोरे जा रहे हैं। बीजेपी को टक्कर देने वाली अपोजिशन पार्टी के सदस्यों को ईडी व सीबीआई का सहारा लेकर जेल में डाला जा रहा है या उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज किए जा रहे हैं। इस सरकार में मीडिया की आवाज को खत्म कर दिया गया। भारत का सबसे बड़ा स्कैम इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बाद भी मोदी सरकार गर्व से कहती नजर आ रही है कि अब की बार 400 पार। परंतु 19 अप्रैल को हुए लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के बाद 400 का यह नारा नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है, जिससे बौखलाकर मोदी जी अपने भाषणों में हिंसा फैलाते व हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर आ रहे हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या बीजेपी सरकार की यही रीति नीति रही है? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी धार्मिक मुद्दों की उपज है? 4 दशक पहले जिस पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं था, जानेंगे बीजेपी के इतिहास के बारे में। आखिर किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और आसमान की बुलंदियों को कैसे छुआ, जिसके बाद भारत के करंट बीजेपी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भारतवासी अपना भगवान मान बैठे। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। अगर हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता से भारतीय संघ की नींव रखी। इससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। साथ ही जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी नियुक्त किए गए। लेकिन 1950 में हुए नेहरू लियाकत पैक्ट के विरोध में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ठीक इसके बाद वो भारतीय संघ के जन्मदाता बने। दोस्तों, उस समय इस नवोदय पार्टी का मकसद था आजाद भारत की रक्षा करने के साथ साथ कांग्रेस और मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू की मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी का विरोध करना। साथ ही जनसंघ की मांग थी कि जम्मू और कश्मीर का भारत में पूर्ण रूप से विलय कर लिया जाए। लेकिन उस समय कांग्रेस का एक छत्र राज था, जिसके चलते 1951-52 में हुए आजाद भारत के जनरल इलेक्शन में यह पार्टी केवल 3 ही सीट जीत पाई, जिसके बाद यह पार्टी खुद को मजबूत करने में लगी रही। 1953 में श्यामा प्रसाद जी के आकस्मिक निधन से पार्टी को गहरा झटका लगा, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद आरएसएस का एक जाना माना चेहरा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ को एक नई दिशा दी। साथ ही 1967 तक जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने इसके ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने पर अपना विशेष ध्यान दिया और भविष्य में जन्म लेने वाली भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से वैचारिक नींव रखी। इसी बीच 1967 के जनरल इलेक्शन में जनसंघ ने 35 सीट्स हासिल की, जिसके बाद ये लोकसभा की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई। जनसंघ ने हिंदी स्पीकिंग रीजन की दूसरी नॉन कांग्रेस क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर संयुक्त विधायक दल का भी गठन किया। इनके साथ मिलकर जनसंघ ने मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में अपनी गठजोड़ वाली सरकार बनाई। यह पहला मौका था जब जनसंघ किसी पॉलिटिकल ऑफिस में स्थापित हुई थी। इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी और बाल कृष्ण आडवाणी जैसे यंग लीडर्स भी जनसंघ में अपनी जगह बना चुके थे और 1968 में उपाध्याय जी के बाद जनसंघ की बागडोर अटल जी ने संभाली। इस दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का गठन, गो हत्या पर प्रतिबंध और जम्मू कश्मीर की एक अलग छवि को खत्म करना ही इस पार्टी का मेजर एजेंडा बन चुका था। इसी दिशा में जनसंघ अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर रही थी कि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लगा दी, जिसके विरोध में जनसंघ ने भी अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर आंदोलन का मोर्चा खोल दिया। इमरजेंसी के विरोध में इस नेशनल व्हाइट ब्रूटिस्ट के चलते जाना जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सरकार ने जेल में डाल दिया। लेकिन जब 1977 में इमरजेंसी को हटाया गया और फ्रेश जनरल इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराए गए तो जनसंघ ने इंडिया के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की सभी अपोजिशन पार्टी जैसे सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस यूथ और भारतीय लोग के साथ मिलकर जनता पार्टी को जन्म दिया।
परिस्थितियों की वजह से एकजुट होकर बनी इस विलक्षण पार्टी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को हराकर सत्ता में भी दखल करना। और जब इस चुनाव के नतीजे आए तो वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देश में पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर थी और जनता पार्टी की सरकार गठित हो रही थी। इस नई गवर्नमेंट ने मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, लेकिन इस गवर्नमेंट में सबसे बड़ा शहर जनसंघ का ही था, जिसने कुल सीट का 31% हासिल किया। इस नवनियुक्त गवर्नमेंट में जनसंघ के प्रीवियस लीडर अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया गया। इस गठजोड़ से ये मिली जुली सरकार बंद हो गई, लेकिन इसके घटक दल के बीच सामंजस्य का अभाव था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इसके अलग अलग दलों के आइडियोलॉजी भी एक दूसरे से काफी अलग थी, जिसके चलते इसके एक घटक दल ने आरएसएस एसोसिएटेड जनसंघ के मेंबर्स से इस डबल मेंबरशिप को खत्म करने की मांग की गई, लेकिन उनकी मांग को जनसंघ के सदस्यों ने मानने से इनकार कर दिया। इसके चलते जनता पार्टी का एक फैक्शन जनता पार्टी सेकुलर के नाम से इस सरकार से अलग हो गया और इसका नतीजा यह हुआ कि मोरारजी देसाई की मेलजोल से बनी सरकार गिर गई। ऐसे में 1980 में जनरल इलेक्शन फिर से ऑर्गेनाइज हुए, लेकिन इनमें जनता पार्टी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया और केवल 31 सीट ही जीत पाई, जिसके बाद अप्रैल 1980 में अपनी इस करारी हार की विवेचना करने के लिए बुलाई गई जनता पार्टी की मीटिंग में यह फैसला किया गया कि पार्टी के सभी मेंबर्स को अपनी डबल मेंबरशिप छोड़नी होगी। जनसंघ के मेंबर्स के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो जनता पार्टी को चुने या फिर आरएसएस को। मांग के उत्तर में जनसंघ के मेंबर्स ने जनता पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला लिया और इस तरह जनता पार्टी से अलग होकर पूर्व में मुख्य रूप से जनसंघ का हिस्सा रहे आरएसएस मेंबर्स ने मिलकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया, जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति का केंद्र बनने वाली थी। दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी भले ही आज से 4 दशक पहले बनी हो, लेकिन उसकी उद्गम की भूमिका भारत की आजादी के साथ बननी शुरू हो गई थी। हालांकि बीजेपी नई राजनीतिक पार्टी थी, इसमें जनसंघ की ओरिजिनल स्ट्रक्चर की झलक साफ देखी जा सकती थी। यही कारण है कि बीजेपी के पहले प्रेसिडेंट भी उस समय जनसंघ का प्रमुख रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे। शुरुआती दिनों में इस पार्टी को अपनी जमीन तलाशने में बहुत सी दिक्कतें आई। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि जनसंघ में अलग पहचान बनाने के लिए बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर कुछ हद तक कंफ्यूज थी। यही कारण था कि वो जनसंघ की हिंदुत्व वाली इमेज से अलग हटकर खुद को जनता पार्टी का एक अहम घटक दल और गांधीवादी सोशलिज्म मॉडरेट आइडियोलॉजी से जोड़ने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी की इस कंफ्यूज आइडियोलॉजी और इंदिरा गांधी की हत्या के चलते जनता में कांग्रेस के लिए एक अलग ही जगह थी। 1984 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी केवल 2 सीट ही हासिल कर पाई और टोटल वोट्स का महज 7% ही जीत पाई। अपनी इस करारी हार से सीख लेते हुए बीजेपी ने अपने स्टांस में बदलाव किया। अब लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया और अब यह पार्टी फिर से आरएसएस और जनसंघ की ओरिजिनल हार्डलाइनर हिंदू नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ने लगी। इसी बीच 1980 में विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर एक आंदोलन शुरू किया। हिंदू स्थल में जुड़े इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने भी आडवाणी का नेतृत्व में राम जन्मभूमि मूवमेंट की नींव रखनी शुरू कर दी। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के इस आंदोलन में अपने पूर्ण सहयोग की बात करते हुए बीजेपी ने इसे अपनी इलेक्टोरल मैनिफेस्टो का भी हिस्सा बना लिया। एक तरह से यही वो मुद्दा था जिसने स्ट्रगल करती बीजेपी में नई प्राण फूंक दिए। इस मुद्दे को लेकर चलाए जा रहे अपने कैंपेन की वजह से ही लोगों में इस पार्टी को लेकर सपोर्ट बढ़ने लगा, जिसका पहला परिणाम 1989 के जनरल इलेक्शन में देखने को मिला, जहां बीजेपी को 86 लोकसभा सीट्स मिली। लोकसभा में मिली इस सफलता की वजह से बीजेपी न्यूली फ्रंट गवर्नमेंट की एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट बन गई थी और इसके बाद से ही बीजेपी हमेशा इंडियन पॉलिटिक्स के सेंट्रल स्टेज पर बनी हुई है। लेकिन इस स्टेज पर बीजेपी का असली परफॉर्मेंस अभी आना बाकी था। अब बीजेपी कुछ ऐसा करने वाली थी जो हिंदुस्तान की मेजोरिटी एरिया हिंदू पॉपुलेशन से सीधे जोड़ने वाली थी, जिससे बीजेपी भारत की पूरी राजनीति को बदलने वाली। 1990 का दशक आते आते देश का बच्चा बच्चा अटल बिहारी वाजपेयी और खास तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी का नाम जानने लगा था। इसी बीच सितंबर 1990 में आडवाणी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने की सपोर्ट में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा के साथ ही भारतीय राजनीति केसरिया रंग से रंग गई। आडवाणी जी का कहना था कि इस यात्रा का मकसद पूरे भारत से इस मंदिर के लिए समर्थन जुटाना और हिंदुओं को जागृत करना था। लेकिन इस यात्रा के संदर्भ में फेमस हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा का कहना है कि रथ यात्रा प्रतिबिंब थी हिंदुत्व की, धर्म युद्ध की, पुरुषार्थ की
और एक हद तक मिलिटेंट हिंदू नेशनलिज्म की खैरियत यात्रा को चाहे किसी भी चश्मे से देखा जाए। लेकिन इस यात्रा के दौरान आडवाणी जी अपने पब्लिक स्पीचेस में गवर्नमेंट पर मुस्लिम तुष्टीकरण और आभासी धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हिंदुओं की एक वेद आकांक्षी को दरकिनार करने का आरोप लगाते रहे। इस बीच वो इस मूवमेंट और अपनी पार्टी के लिए जनता से सहयोग की अपील भी करते रहे। इस यात्रा के चलते बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी जी के प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाले जाने की ऑर्डर जारी कर दिए। लेकिन इसके बाद भी हजारों की संख्या में धार्मिक स्वयंसेवक वहां पहुंचने लगे। उत्तर प्रदेश में बढ़ते इस जमावड़े को देखते हुए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने हजारों सेवकों को डिटेन करने के ऑर्डर्स दे दिए। लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग अयोध्या पहुंच गए। इसे देखते हुए अयोध्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज लगानी पड़ी। इसी बीच फोर्सेज और कार सेवकों के बीच झड़प हो गई, जिसमें बहुत से कार सेवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ने लगा और उत्तर प्रदेश में बहुत सी जगह पर दंगे शुरू हो गए। इसी बीच बीजेपी ने वीपी सिंह गवर्नमेंट से भी अपना सहयोग वापस ले लिया, जिसकी वजह से फिर से फ्रेश इलेक्शन हुए और इस बार बीजेपी को 120 सीट मिली। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बन गई। 6 दिसंबर 1992 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके सहयोगियों ने एक रैली ऑर्गेनाइज की, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता भी शामिल हुए। ये रैली अयोध्या की उसी विवादित राम जन्मभूमि के पास ही हो रही थी, लेकिन उसी दिन संदिग्ध परिस्थितियों में ये रैली उग्र हो गई और इसमें शामिल हुए लाखों की भीड़ में विवादित बाबरी मस्जिद पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया। ये घटना एक हानिकारक वेव की तरह थी, जिससे निकलने वाली तरंगे आने वाले बहुत से हफ्तों तक देश के अलग अलग क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम दंगों के रूप में फैलती रही और देश भर में हुए इन दंगों में हजारों लोगों की मौत हो गई। इस विवादास्पद घटना के बाद गवर्नमेंट ने हिंदू परिषद को बैन कर दिया और साथ ही आडवाणी और अन्य बीजेपी लीडर्स को भीड़ को उकसाने और उग्र भाषण देने के आरोप में अरेस्ट कर लिया। इस घटना के बारे में बहुत से हिस्टोरियन का मानना है कि यह घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। इसी संदर्भ में 2009 में जस्टिस मनमोहन सिंह लेब्रान की रिपोर्ट के रूप में बीजेपी के बहुत से लीडर्स जैसे अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी समेत 68 को इसके लिए दोषी माना गया। इस रिपोर्ट के अनुसार इनके भाषण और बहकावों से ही बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। साथ ही उस वक्त की कल्याण सिंह की यूपी स्टेट गवर्नमेंट को भी इस घटना में शामिल माना गया। लेकिन 30 सितंबर 2020 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इन सभी लीडर्स को दोषी ना मानते हुए इन्हें बरी कर दिया गया। अब इन तथ्यों के आधार पर हम इस घटना को किसी भी तरह से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इन सब के बीच भी जो एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है वो ये है कि आजाद भारत के इतिहास की शायद यही वो सबसे बड़ी घटना है जिससे हिंदुस्तान के आने वाले कल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बीजेपी ने इसी दौरान राम जन्मभूमि से जुड़ी यात्रा के अलावा भी एक और यात्रा भी की थी। वो थी दिसंबर 1991 में तत्कालीन बीजेपी प्रेसिडेंट मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में की गई एकता यात्रा। यह यात्रा देश में एकीकरण का संदेश देने के लिए कन्याकुमारी से अयोध्या तक 11 दिसंबर 1991 से शुरू की गई और 14 राज्यों से होते हुए 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ खत्म हुई। लेकिन दोस्तों, इन दोनों ही यात्राओं में एक और समानता थी। वो ये थी कि इन दोनों ही यात्राओं में भारत के करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अहम किरदार निभाया था। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि भारत का भावी नेतृत्व भी इन आंदोलनों के बीच तैयार हो रहा था। लेकिन भारत की सत्ता इस नए नेतृत्व के हाथों में सौंपे जाने के लिए अभी 2 दशक का समय शेष था। दोस्तों, समय बीतने के साथ कांग्रेस अब वो पुरानी कांग्रेस नहीं रही। उसे चुनौती देने के लिए बहुत से क्षेत्रीय दल लामबंद हो रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी अकेले टक्कर देने में सक्षम नहीं था। ऐसे में बीजेपी, जो अब तक भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी, ऐसे में कांग्रेस विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व करने के लिए परिपक्व हो चुकी थी। अब अगले 2 दशकों तक बीजेपी जो इन दलों के साथ मिलकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना चुकी थी, उसका सीधा मुकाबला यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के रूप में कांग्रेस के घटक दलों से हो रहा था। इस दौरान बीजेपी का नेतृत्व एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों में रहा, जिन्होंने 3 अलग अलग बार देश की कमान भी संभाली, लेकिन उनमें से एक ही बार वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि यह दौर गठजोड़ सरकारों का था, जहां घटक दल मूड के अनुसार सरकार बनती या गिरती थी।
फिर भी उसके बीच राजनीतिक में बीजेपी के बढ़ते कदम और जमीन पर उसकी बढ़ती पकड़ को साफ देखा जा सकता था। इस बीच जब अटल जी ने 1999 से 2004 तक अपनी सरकार बनाई तो उस बीच उनके गवर्नमेंट की काफी तारीफ हुई। साथ ही उस बीच जिस तरह से उनके पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए बस यात्रा के माध्यम से पहल की गई, उसकी भी देश विदेश में काफी तारीफ हुई। लेकिन भारत की तरफ से हुई इस पहल के बाद भी पाकिस्तान के हाथों कारगिल युद्ध के नाम पर भारत को सिर्फ धोखा ही हाथ लगा। ऐसे मुश्किल वक्त में जिस तरह अटल जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसा माना जा रहा था कि अटल जी की सरकार दोबारा बनना तय है। लेकिन आशाओं के विपरीत कांग्रेस यूपीए के रूप में वापस लौट आई। यही नहीं, कांग्रेस प्रशासन पर लगातार उठते सवालों के बाद भी यूपीए ने अपने 2 लगातार टर्म भी पूरे किए, जिसे देखकर लगता था कि अब शायद कांग्रेस का वो पुराना दौर वापस आ गया है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट आना बाकी था। जहां देश की अर्थव्यवस्था जमीन पर आ गई, लोकतंत्र का चौथा पिलर कहे जाने वाली मीडिया सरकार की चाटुकारिता पर उतर आई, देश को मजबूती प्रदान करने वाला संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे काम करने वाली भारतीय सेना को निजी सेना बताकर व धार्मिक मुद्दों को अपना पहला हथियार बनाकर लीड हासिल करने वाली सरकार। अगर आप मोदी राज के बारे में जानना चाहते हैं, 2014 से 2024 तक रही बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान क्या भारत ने ऊंचाइयों को हासिल किया, जिसके बलबूते पर नारा दिया जा रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। अगर आप मोदी राज के बारे में सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।